हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेगा। ठीक है, जिसमें हर एक कंपटीशन को टारगेट किया जाएगा, मतलब हर एक एग्जाम को, कंपटीशन के जो भी एग्जाम है सबको टारगेट में रख करके पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि जब भी इंग्लिश हम पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में किस तरह से प्रश्न उठते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि जब भी इंग्लिश की मैं बात करूँ, किस चीज़ की, इंग्लिश की, तो बच्चों के माइंड में दो तरह से प्रश्न उठते हैं कि आखिरकार हम इंग्लिश पढ़ें तो क्यों पढ़ें। तो सबसे पहला ना जो इसका पॉइंट है, मतलब क्यों पढ़ें, इसके हिसाब से अगर जो कोई बच्चे होंगे उनके माइंड में, मतलब जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके माइंड में ये आता है कि हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करना है, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। और वो एग्जाम में जैसे क्या क्या एग्जाम हो सकते हैं, एसएससी का एग्जाम हो सकता है, समझ रहे हैं, एसएससी। अब एसएससी के अंदर आ जाएगा सीजीएल, हो सकता है आ जाएगा आपका सीपीओ, हो सकता है आपका आ जाएगा सीएचएसएल, मतलब ऐसे कोई ना कोई एग्जाम होते हैं। क्या होते हैं, कोई ना कोई ऐसे एग्जाम होते हैं आपके माइंड में कि हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इसे क्रैक करना है, तो इसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ना है। और दूसरे नंबर की मैं बात कर लूं तो आपके माइंड में कोई ना कोई हो सकता है बैंकिंग का एग्जाम लिखा गया हो, या हो सकता है डिफेंस का एग्जाम हो, मतलब ऐसे कोई ना कोई एग्जाम आपके हो, अदर एग्जाम्स भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे, इतना ही नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई क्या होते हैं, एग्जाम टारगेट होते हैं कि इस एग्जाम के लिए हमें इंग्लिश पढ़ना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, तो अगर दूसरी तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में होता है कि हमें क्या करना है, लर्निंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश पढ़ना है। लर्निंग इंग्लिश का मतलब हमें इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पढ़ना है। अगर आपका माइंड बिल्कुल इस चीज को टारगेट किया होगा कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पढ़ना, मतलब इंग्लिश के लिए हमें इंग्लिश पढ़ना है, मतलब हमें इंग्लिश आनी चाहिए इसलिए हमें इंग्लिश पढ़ना है, तो अगर आपकी सोच ऐसी होगी तो आपके ये सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो पाएगा कि ये सारे एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस बात को मैं आपको समझाना चाहूँगा, तो समझाने के लिए थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान देंगे, थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले चीज़ ना कि एग्ज़ाम जो होते हैं ये, ठीक है ना, तो इस एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चंस पूछता कहाँ से है, मतलब इंग्लिश के किन किन पहलुओं से क्वेश्चंस पूछता है। तो देखिए, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर सेक्शन से पूछता है। इस ग्रामर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, बिल्कुल आते होंगे, तो ग्रामर से हमारे इस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो वोकैबुलरी से आते हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर की बात करूं कंप्रिहेंशन से आते हैं। यही 3 ऐसे सेक्शन है इंग्लिश के जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, और इन तीनों पहलू पे हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी एग्जाम क्लियर हो सके। तो इसका मतलब जब इंग्लिश सीखने के लिए आप इंग्लिश पढ़ेंगे और इन तीनों चीज़ों पे इक्वल आप एफर्ट्स करेंगे, मतलब बराबर इस पे मेहनत करेंगे और अच्छे से इन पे ध्यान देंगे, तो आपके ये सारे एग्जाम्स जो भी आएंगे इसमें वो सब क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे भाई मैं बात कर लूँ कि आखिरकार जो ग्रामर है ना, इसको पढ़ने की दृष्टि से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो जो ग्रामर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंक्शनल ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं ग्रामर को, और वोकैब को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक होता है, फिर दूसरे नंबर पे इडियम्स एंड फ्रेजेज हो जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स हो जाते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो जाते हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है, ये तमाम तरह की चीजें आ जाती हैं इस वोकैब में। कंप्रिहेंशन को भी अगर देखा जाए तो इनको भी ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट आपके सामने आएगा जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। और दूसरे नंबर की पार्ट की बात करूं तो वो आ जाएगा इसमें क्लोज टेस्ट। क्या आ जाएगा?
दूसरे नंबर के पार्ट की बात करूं तो ये हो जाता है क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट क्या होता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर बात करेंगे किसकी, थर्ड नंबर के बाद की, तो जिसको हम बोलते हैं पैरा जम्बल्ड या इसको हम PQRS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी ना एग्जाम के पेपर उठा करके आप देख सकते हैं, उन एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चंस जो आए होंगे सिर्फ इन्हीं पार्ट से आए होंगे, इनके अलावा और कहीं से क्वेश्चंस आते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्यों ना हम इन सारे चीजों पे बहुत अच्छे से मेहनत कर लें, ताकि हमारे किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हर एक एग्जाम के लिए काम हो जाए। ठीक है, तो इन पे अगर एक अच्छे से आप एफर्ट करेंगे, मेहनत कर देंगे सिर्फ इन चीजों पे, तो आप ये मानकर चलें कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आप क्वालिफाई न कर पाए। तो आइए अब इन सारी चीजों को ना हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, चलिए तो यहां से अब इसको हम इरेज करते हैं और हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ग्रामर भी होते हैं ना, तो इनमें भी बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, तो जिनको हम आगे चल करके अब देखते हैं डिवाइड कैसे कैसे हो रहे हैं ये सब। जैसे देखिए, अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश, तो सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि ये जो इंग्लिश है आखिरकार ये है क्या। इंग्लिश आखिरकार ये है क्या, क्या ये कोई लैंग्वेज है या एक सब्जेक्ट है? क्या ये इंग्लिश एक सब्जेक्ट है? तो आपके माइंड में प्रश्न यही उठेगा कि क्या ये इंग्लिश सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है। मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे, इंग्लिश को ना हम सब्जेक्ट नहीं मानकर चलते हैं, इंग्लिश को एक लैंग्वेज मानकर चलते हैं। क्या मानते हैं? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, इसे हम लैंग्वेज मान कर चलेंगे, इसे सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। और लैंग्वेज को ना पढ़ने के हमारे पास दो अप्रोच हो जाते हैं, जिसको एक को बोलते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच और दूसरे को बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, क्या समझ पाए कि इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक, बताइए, लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। ये सब्जेक्ट नहीं है। और किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के हमारे पास कितने अप्रोच? दो। कौन कौन? सब्जेक्टिव अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब पूछेंगे सर आखिरकार ये सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच होते क्या हैं? देखिए, सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है क्या उस सेंटेंस में, लिखे गए सेंटेंस में। आप अपने तरफ से कोई कल्पना करते हैं ना, सोचते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा, तो उसी को हम बोलते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जो कि लैंग्वेज में ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मतलब ये दो अप्रोच होते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम के दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को हमें नहीं लेकर के चलना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होते हैं? इसमें होता है इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर कि यानी कि जो स्पीकर मतलब जो बोलने वाला उस सेंटेंस को है, या यहाँ पे आप राइटर भी लिख सकते हैं कि जो राइटर है ना उस सेंटेंस को लिखने वाला, कोई सेंटेंस लिखा गया होगा, उसका जो राइटर होगा उसका क्या उसमें विचार है, उसका इंटेंशन क्या है, उस सेंटेंस के माध्यम से कहना क्या चाहता है, उस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब हम अपने तरफ से कोई कहानी बुन लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा। तो वो आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं लगाना है, वहां पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से हमें चलना है। तो क्या आप समझ पाए कि इंग्लिश एक अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज को पढ़ने के दो तरीके, सब्जेक्टिव अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब इंटेंशन ऑफ ए स्पीकर, यानी कोई जो स्पीकर होगा या राइटर जो होगा उसका उस सेंटेंस में क्या विचार है, क्या व्यू है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझ लिए। अब जैसे हम इंग्लिश को अब आगे बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज की उत्पत्ति कहां से होती है आप बताएंगे? आखिरकार लैंग्वेज बनती कहां से, कोई बताएगा मुझे तो बताए। जो इंग्लिश है
ये एक लैंग्वेज अब मान करके चलेंगे, इसे सब्जेक्ट तो नहीं मानेंगे, क्लियर है। लेकिन आप मुझे बताएंगे इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज बनती कैसे है? चलिए मैं ही बता देता हूं आपको। देखिए जो लैंग्वेज होती है ना, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं कोई भी लैंग्वेज, वो बनती है साउंड से। किससे? साउंड से बनती है। किससे? साउंड से। देखिए ध्यान से सुनेंगे। अब कहेंगे सर साउंड से कैसे लैंग्वेज बनी? देखिए मैं कोई एक लैंग्वेज अगर बोल रहा हूँ, मान लीजिए हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, चाहे कोई भी बोलता है, तो अपने माउथ से क्या करता है, कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करता है ना, और वो साउंड आप सुनते हैं, आप समझ जाते हो क्या कहना चाह रहा है। यही तो लैंग्वेज हो गई। यानी कि जो लैंग्वेज होती है ये साउंड से बनती है। किससे बनती है? साउंड से। अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज बनी है ये भी साउंड से ही बनी है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की जो साउंड होती है वो कितनी होती है? तो आप बोलेंगे कि सर इंग्लिश लैंग्वेज की जो साउंड होती है 44। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो साउंड होती है 44 होती है। समझ रहे हैं? अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं क, एक साउंड ही तो निकले, जैसे बोल रहे हैं क, ख, ग, ऐसे पढ़ते हैं ना, जैसे बोलते हैं अ, आ, जैसे बोलिए ना इसे आप बोलेंगे बोलेंगे ना, तो ऐसे हम ना अपने माउथ से कोई साउंड निकालने लगे, जैसे बोले आ, क, ख, तो जरूरत पड़ेगी हमें इन्हें लिखने के लिए, कि तो बात तो हम बोल पा रहे हैं लेकिन इन्हें लिखेंगे कैसे हम? जरूरत पड़ेगी हमें कि इसको लिखेंगे कैसे हम? तो ऐसे बोले तो उसका एक हमने सिंबल दे दिया ऐसे लिखेंगे। बोला आ तो उसका अलग सिंबल दे दिए ऐसे। बोल दिए क तो ऐसा सिंबल दे दिए। ऐसे इंग्लिश में जब साउंड प्रोड्यूस हुई तो बोले ए तो ऐसा दे दिए, बी ऐसे साउंड दे दिए, सी तो ऐसे साउंड मिल गया। यहां से समझ में आया कि जो साउंड हम प्रोड्यूस किए माउथ से, हमारे साउंड जो निकले, जरूरत पड़ेगी उन्हें एक रिटन फॉर्मेशन देने के लिए जिसे हम लेटर कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि ये लेटर हो गई हैं। तो क्या समझ में आया कि जब साउंड को एक रिटन फॉर्मेशन दिया गया, मतलब उन्हें जरूरत पड़ेगी लिखने के लिए, तो हमें जरूरत पड़ी लेटर की। तो साउंड से जो रिटन फॉर्मेशन बना ना वो लेटर बना। क्या बना? लेटर। तो यहां लेटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेटर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो साउंड है ना, साउंड भी अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो एक को बोलते हैं वॉवेल साउंड, दूसरे को कॉन्सोनेंट साउंड्स। वॉवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब जो वॉवेल साउंड्स होती हैं ये होती कितने हैं? अब को पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दे रहे हैं, 20 होती हैं। कितनी होती हैं? और साउंड्स की बात करूं तो ये 44 होती हैं। साउंड्स कितनी हो गई? 44। वॉवेल साउंड्स कितनी हो गई? 20। तो आप यहां तक समझ गए होंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होंगी। 44 में से 20 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? तो आएगा 24। तो 44 से जब 20 साउंड माइनस हो गई, मतलब वॉवेल साउंड्स, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स बची 24। समझ गए? लेकिन जो ये लेटर्स होती हैं कितनी होती हैं? क्या आप मुझे बताएंगे? इसको तो हर एक बच्चा जानता होगा कि लेटर्स होती हैं कितनी कितनी होती हैं, तो बताएंगे। लेटर्स होती हैं 26। लेटर्स कितनी होती हैं? 26। अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो साउंड होती है, साउंड की जब रिटन फॉर्मेशन दिए तो लेटर बनी, साउंड्स की रिटन फॉर्मेशन दिए तो क्या बनी? लेटर्स। और साउंड्स होती है 44। तो हमारे माउथ से जो साउंड निकले, जैसे निकला ए, बी, ऐसे सी निकली ना, जैसे बोल दिए क, ऐसे ख, ऐसे हमारे माउथ से कोई साउंड निकले, उसका रिटन फॉर्मेशन दिया, तो हर एक साउंड के लिए हर एक लेटर दिया गया। तो साउंड्स 44 हैं, तो हर एक साउंड्स का क्या कोई लेटर नहीं बनी क्या? अगर सबकी बनी तो 44 साउंड्स है, तो लेटर 26 ही क्यों है? अगर 44 साउंड्स है तो लेटर भी 44 होने चाहिए। तो ऐसा कैसे हो गया कि 44 साउंड्स हैं और लेटर हो गए 26? तो जब ये चीजें जानेंगे ना, तो इन चीजों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक चीज
एक टाइप में, और हमें इस साउंड्स के टाइप्स को जानना पड़ेगा। अगर दूसरे टाइप में जानेंगे तो एक होता है शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड, लेजी साउंड, डिप्थंग साउंड्स, बहुत तरह के साउंड्स होते हैं जिनको अब ना उतना डिप में जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ इस बात को जानना है कि ये 44 क्यों है और ये 26 क्यों है, मतलब ये ज्यादा क्यों है और ये कम क्यों है। इस चीज के लिए मैं हल्के में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि क्यों ऐसा हो पाया है। इसके लिए थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा और मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। ये है 26। अब देखिए यहां मैंने लिखा GOD। क्या लिखा? गॉड। क्या बोलेंगे? गॉड बोलेंगे ना, GOD गॉड। अब ये जो O दिख रहा है, O की क्या साउंड मिली? तो आप बोलेंगे गॉड, और मिली गॉड। लेकिन जैसे इस O को 2 बार मैं रिपीट कर दूंगा यहाँ पे GOOD, तब इसे गॉड नहीं बोलेंगे बल्कि इसे आप अब क्या बोलेंगे? गुड बोलेंगे। गुड। क्या बोलेंगे? गुड। अब देखेंगे यहाँ O है, O की एक अलग साउंड आ रही है माउथ से, जैसे बोल रहे हैं गॉड, और जैसे इसको 2 बार रिपीट कर दिए तो क्या बन गई इसकी साउंड? गुड। क्या बन गया? गुड। साउंड चेंज हो गई। इसका मतलब लेटर एक ही है, एक लेटर के 2 साउंड हो गए। समझ पा रहे हैं? ऐसा ही हुआ है कि 26 लेटर्स में से किसी किसी लेटर्स के 2-2 साउंड हो गए हैं, किसी के एक ही रहे हैं, किसी के 3-3 भी हो गए हैं। इस प्रकार से लेटर्स कम ही रह गए हैं और साउंड ज्यादा हो गए हैं। जैसे ध्यान से सुनेंगे यहां पे, और जैसे आ गया BOOK बुक, और आ गया यहां पे जैसे आ गया जैसे BOAR, जैसे आ गया क्या? बोर्ड। ठीक है ना, BOAR बोर्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? O और A मिलकर के साउंड बना। जैसे SEAT, E और A मिलकर के एक अलग साउंड, 2 लेटर मिलकर के एक साउंड बना दी। ऐसे यहां पे देखेंगे क्या? SIT, यहां पे सिर्फ एक लेटर एक साउंड बना दे। तो कहीं कहीं ऐसा हुआ कि एक लेटर एक साउंड बना रही है और उस कहीं कहीं 2 लेटर मिलकर के एक अलग साउंड बना दे रही है। तो ऐसा हुआ कि 2-2 लेटर मिलकर के एक अलग साउंड बनाई, और एक ही लेटर को 2 बार रिपीट करने से वो एक अलग साउंड बना ली। तो इस प्रकार से लेटर्स कम रह गए और साउंड ज्यादा हो गई। नहीं समझ पाए? यहां पे देखिए ना, एक लेटर है O, कितने लेटर है? एक O, और यहां पे वही लेटर है, बस 2 बार इसको लिख देने से साउंड क्या हो गई? अलग हो गई। अलग हो गई मतलब यहां पे बोल रहे हैं गुड और यहां बोल रहे हैं गॉड। तो यहां पे क्या समझ में आया कि सेम लेटर के 2 साउंड आ गए। तो एक लेटर के 2 साउंड आ जाएंगे, तो इसी में से कुछ लेटर के 2 साउंड, किसी की एक साउंड, किसी की मतलब कभी 2-2 लेटर को आपस में मिलाकर के एक नया साउंड प्रोड्यूस हुआ। इस प्रकार ना लेटर्स है 26, साउंड है ज्यादा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि क्यों कम है और क्यों ज्यादा है। क्लियर है? और ये साउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे साउंड से कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो यहां तक क्या समझे कि इंग्लिश अपने आप में क्या मानेंगे आप? लैंग्वेज मानेंगे। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के हमारे पास कितने अप्रोच? 2, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या बता दिए। और इंग्लिश कहां से बनी? आप बोलेंगे साउंड से बनी। क्या बनी? साउंड से। साउंड को जब रिटन फॉर्मेशन दिए तो इसे क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स के भी अपने आप में डिवाइड हो गए, मतलब 26 तो होती हैं, लेकिन इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, जिसमें हम एक को बोलते हैं वॉवेल्स लेटर्स, वॉवेल लेटर्स बोलेंगे, और जो दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां साउंड भी वॉवेल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स में डिवाइड हुई थी, वो साउंड थी। और यहां लेटर्स को मैंने क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया, वॉवेल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब वॉवेल्स में क्या क्या आती हैं? ये पता होगा आपको, ये 5 होती हैं, मैं लिख ही दे रहा हूं कौन कौन होती है। A, E, I, O एंड U। और इनको छोड़ करके जो 26 में जो बचती हैं, जैसे B, C, D जो भी हैं जो तक, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो ये हो गए हमारे वॉवेल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स, और साउंड अलग होती हैं। ये साउंड कितने? वॉवेल साउंड 20, कॉन्सोनेंट साउंड 24। यहाँ साउंड की अगर कोई बात करेगा कि वॉवेल साउंड्स कितनी होती है तो आप 20 बोलेंगे, वॉवेल लेटर्स कितनी होते हैं तो 5 होती हैं। ठीक है,
तो यहां तक तो समझ गए होंगे लेटर्स। अब यहां से समझेंगे आखिरकार लेटर्स है क्या। लेटर्स तो समझ गए हैं कि हैं, लेकिन इसको बताएंगे क्या, तो बोलेंगे किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे मैं आपके सामने एक लेटर लिखूंगा यहां पे, जैसे मैं लिख दिया PEN, पेन, ठीक है। अब बताइए क्या इसको और इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कहेंगे हाँ ये एक वर्ड है, इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहां लिख दिए P और यहां लिख दिए E और यहां लिख दिए N। इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको किसी और पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर अब तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये एक लेटर बन गई, ये भी एक लेटर बन गई, ये भी एक लेटर बन गई, तीनों को आपस में मिलाए तो एक वर्ड बना। तो इस स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेटर। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की, मतलब किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब और टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है, जिसे हम लेटर्स कहते हैं। तो यहां तक समझ में आया। और लेटर के साथ साथ में एक नया नाम आप सुने होंगे, नया नहीं पुराना ही नाम होगा, नया नहीं है। जैसे आप नाम सुने होंगे लेटर के साथ साथ में, क्या? अल्फाबेट। कि आखिरकार ये अल्फाबेट है क्या? क्या लेटर को ही अल्फाबेट कहते हैं, या लेटर और अल्फाबेट दो अलग अलग चीजें हैं? अगर अलग अलग है तो इनमें अंतर क्या है? तो आइए इस बात को हम समझ लेते हैं कि लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ते हैं ABCDEF, ऐसे पढ़ते हैं कहां तक? Z तक। मतलब ABCD आप पढ़ते हैं ना, आपको आती है कि नहीं? ABCD आती है तो एक बार पढ़िए A से Z तक। क्या होता है? ऐसे ही पढ़ते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z, यहां तक पढ़ते हैं। और एक और बात, Z को अमेरिकन इंग्लिश में Z नहीं Z बोलते हैं, Z। चलिए उसको हम बाद में देखेंगे किसी साउंड वाले में, जो वीडियो में, ठीक है। तो हमारे ये जो है ABCD आपको आती है ना, तो इनमें आप देखेंगे ये क्या है? एक लेटर है। ये भी क्या है? एक लेटर है। ये भी क्या है? एक लेटर है। ये भी एक लेटर है। ये भी एक लेटर है, और ये F भी एक लेटर है। इस तरह से अगर आप देखेंगे Z तक, तो टोटल मिलकर के 26 लेटर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। लेकिन आपको कोई कहेगा कि ABCD पढ़ के सुनाइए, तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे ना, इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे ना, कि A के बाद B पढ़ेंगे, B के बाद C को पढ़ेंगे, C के बाद D के बाद E के बाद F G, ऐसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कभी ऐसा पढ़ेंगे क्या? A के बाद E के बाद B के बाद ऐसे Z बोलेंगे, Z के बाद Y बोलेंगे, Y के बाद T बोलेंगे, M बोलेंगे, D बोलेंगे। ऐसा नहीं ना कि आप इसका इधर उधर कर देंगे, इधर उधर तो पढ़ेंगे नहीं। आप एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ही पढ़ेंगे कि A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद F, ऐसे Z तक पहुंचेंगे। मतलब आपको जब भी कोई कहेगा कि ABCD पढ़िए, आप कैसे पढ़ेंगे? एक सिस्टमेटिक जो ऑर्डर दिया गया इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, ना कि आप इधर उधर पढ़ देंगे। आप खुद बताइए कैसे पढ़ेंगे, बताइए कैसे पढ़ेंगे? सिस्टमेटिक ऑर्डर से। देखिए सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या, इस बात को समझ लेते हैं। सिस्टमेटिक ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्रम। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बना है इसको पढ़ने का, किसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उसी को हम सिस्टमेटिक ऑर्डर कहते हैं। और ये 26 लेटर्स दिख रही हैं A to Z तक, A से Z तक, कि इनके 26 लेटर्स का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बना है। उस सिस्टमेटिक ऑर्डर का ही नाम होता है अल्फाबेट। क्या नाम होता है? अल्फाबेट। तो कोई पूछेगा आपसे कि अल्फाबेट क्या है, आप बोलेंगे कि द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ 26 लेटर्स। क्या बोलेंगे? द सिस्टमेटिक ऑर्डर्स ऑफ 26 लेटर्स। द सिस्टमेटिक ऑर्डर्स नहीं, ऑर्डर, द सिस्टमेटिक ऑर्डर, क्योंकि एक ही ऑर्डर है ना, कई ऑर्डर तो दिख नहीं रहे आपको। तो बोलेंगे द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या है कि A से Z तक के जो लेटर है ना, इनका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बना है पढ़ने का, जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट को आप ना ऐसा भी समझ सकते हैं कि अल्फाबेट को हिंदी में हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ड मतलब आप बताएंगे, वर्ड मीन्स अक्षर होती है, और अक्षरों की क्या है? माला है, ठीक है ना। अक्षरों की माला को हम कहते हैं वर्णमाला। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, माला, माला देखें कि नहीं, जो गले का हार होता है। जैसे देखिए आप मार्केट में जाएंगे तो ऐसे ना आप मोती खरीद के लाएंगे मार्केट से, 20 मोती, मान लीजिए कितने खरीद के लाए? 20, 20।
जिनमें एक मोती यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ, ऐसे तीसरा यहाँ, ऐसे चौथे नंबर पे लगा है, पांचवें नंबर पे ऐसे, मतलब ऐसे टोटल ना इस माले के अंदर आपने 20 मोती लगाए। कितने? 20। वैसे 20 नहीं है पूरा ये, लेकिन मान लीजिए कि आपने 20 लगाए और एक माला बना दी है। क्या बना दी है? एक आपने माला तैयार की है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कितनी माला है, तो आप बोलेंगे कि सर ये एक माला है। कितनी? यही बोलेंगे कि सर मैंने एक माला बनाया। एक बनाया एक से ज्यादा? तो आप बोलेंगे एक बनाए। कितने बनाए? एक। अब मैं पूछूंगा कि इस माला के अंदर कितनी मोतियां हैं, तो आप मार्केट से तो 20 खरीद के लाए थे, 20 मोतियां इसमें लगाए, तो कितनी मोतियां होंगी? तो आप बोलेंगे सर इसमें ना 20 मोतियां हैं। माला एक ही है पर एक माला के अंदर 20 मोती है। तो वैसे वर्णों की ये माला है। ये किसकी माला है? वर्णों की। वर्ड मतलब अक्षरों की, जिसको हम लेटर्स कहते हैं, यानी कि लेटरों की ये माला है। तो ये माला कितनी बनी? एक। मतलब अल्फाबेट कितने बने? एक। तो अब से अगर आपसे कोई पूछेगा अल्फाबेट होते कितने इंग्लिश में है, तो आप बोलेंगे कि एक होते हैं। क्या बोलेंगे? एक। तो बताइए अल्फाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं? एक। और उस अल्फाबेट यानी कि जो वर्ड माला है उसके अंदर ये जो दिख रहे हैं इन्हें हम लेटर्स कहते हैं। ये लेटर्स कितनी होती हैं? तो आपको पता होगा कि लेटर्स 26 होती हैं, जैसा कि अभी बताया गया थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो A to Z है ना, पढ़ने का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बना है, उन्हें हम कहते हैं अल्फाबेट। और उस अल्फाबेट के अंदर ना 26 लेटर्स होती हैं। तो इंग्लिश में लेटर्स कितनी होती हैं? 26। और इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? एक। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं इंग्लिश में अल्फाबेट 26 होते हैं। बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं मैं कि अल्फाबेट होते कितने हैं, तो बताते हैं कि 26 अल्फाबेट होते हैं। पर यह बात बिल्कुल गलत है। अल्फाबेट इंग्लिश में एक ही होता है और लेटर कितनी होती है इंग्लिश में? 26। और उन 26 लेटर्स का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बना है पढ़ने का। उस सिस्टमेटिक ऑर्डर का नाम होता है अल्फाबेट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये माला कितनी है? 20 तो बोलेंगे नहीं। माला कितनी है? एक। जैसे वर्डों की माला थी, भी एक माला है वर्डों की, वैसे मोतियों की माला है, तो माला तो एक बनी। और मोतियां कितनी है इसमें? 20। तो वैसे इसमें ना जो लेटर्स है वो समझ जाइए कि मोती हो गई, और ये जो अल्फाबेट दिख रहा है वो एक माला हो गया। इससे आप रिलेट कर सकते हैं इन सारी चीजों को। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे लेटर्स और अल्फाबेट के बीच का अंतर। अब आइए ना थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसी बीच। पूछ लूं? बताइए पूछ लूं कि नहीं? ठीक है, आप कह रहे हैं तो पूछ ही ले रहा हूं। अब ये मत कहिए कि हम कहां बोले हैं कि आप पूछ लीजिए, मुझे पता आप जरूर बोले होंगे। चलिए आइए देखते हैं, पूछ ही लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि जो ये अल्फाबेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अल्फाबेट, क्या इसको हम प्लूरल लिख सकते हैं ऐसा? अल्फाबेट्स, क्या अल्फाबेट को हम प्लूरल करके अल्फाबेट्स लिख सकते हैं? तो अब इसमें बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये होगा ना, प्रश्न नहीं आंसर होगा कि हाँ सर अल्फाबेट को अल्फाबेट्स लिखा जा सकता है, क्योंकि हम देखे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप नहीं देखे होंगे। ध्यान से सुनेंगे। अल्फाबेट इंग्लिश में होते कितने हैं? अभी आपको बताया गया यहाँ पे कितने होते हैं? एक। इंग्लिश नहीं, हर एक भाषा के अल्फाबेट मतलब वर्ड माला एक ही होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो इंग्लिश में अल्फाबेट होते कितने हैं? एक। और जो एक होता है उसे सिंगुलर कहते हैं या प्लूरल? हाँ सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं, मतलब सिंगुलर बोलेंगे। अब ये एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि एक से ज्यादा अल्फाबेट हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका प्लूरल हो ही नहीं सकता। तो क्या अल्फाबेट को अल्फाबेट से ऐसा लिख पाएंगे? तब तो बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, सरासर गलत हो जाएगा कि अल्फाबेट को हम अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते। समझ पाए क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा है ही नहीं, तो हम इसको प्लूरल क्यों करेंगे? जो चीज एक से ज्यादा होती है उसका ना प्लूरल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, सिंगुलर है, 2 हो गए, ये प्लूरल हो गए। कितने हो गए? प्लूरल। तो ये 2 हो ही नहीं सकते ना, तो इसको हम अल्फाबेट्स क्यों लिखेंगे? फिर आप बोलेंगे नहीं सर कहीं ना कहीं हमें तो दिखाई देता ही अल्फाबेट्स। तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अल्फाबेट को अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इसका प्लूरल ये नहीं है। ऐसा है कि अल्फाबेट एक अलग वर्ड है, अल्फाबेट्स एक अलग वर्ड है, इसकी कुछ अलग मीनिंग है, इसकी कुछ अलग मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि इसका ये प्लूरल है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ध्यान से सुनिए। अल्फाबेट एक अलग वर्ड है,
और अल्फाबेट्स एक अलग वर्ड है, इसकी कुछ अलग मीनिंग है, इसकी कुछ अलग है, पर ऐसा नहीं बोल सकते इसका यही प्लूरल है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट का मतलब आप समझ रहे हैं, वर्ड माला बोला हूं और अल्फाबेट्स जैसे किए तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है और इसकी मीनिंग हो जाती है क्या? लैंग्वेज। क्या हो जाती है? लैंग्वेज। इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? लैंग्वेज हो जाती है हमारी। अब कैसे लैंग्वेज हो जाती है अल्फाबेट्स की मीनिंग, इसके पीछे भी कहानी है, मैं बताता, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से मैं इस चीज को यहां पे छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, जैसे एक चीज और आप समझ लेंगे, वाटर। वाटर मीन्स पानी। क्या आप कभी वाटर को वाटर्स लिख सकते हैं प्लूरल? तो आप बोलेंगे नहीं सर। मैं पूछूंगा क्यों? कहेंगे क्योंकि वाटर जो होता है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल, जिसे काउंट न किया जाए, और अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं किया जा सकता है। तो फिर मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि क्या वाटर को, मतलब वाटर को वाटर्स तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या इंग्लिश में कोई वाटर्स नाम की चीज नहीं होती है? तो शायद हो सकता है आपका आंसर होगा हो सकती है। अब बहुत सारे बच्चे भी होंगे ना जिनको पता ही नहीं होगा कि नहीं वाटर्स भी होती है, तो वो कहेंगे नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता इंग्लिश में, लेकिन होता है। क्या होता है? वाटर्स नाम की चीज होती है। अब कहेंगे सर कैसे होती है? होती है, ये एक अलग वर्ड है, जैसे ये अलग है और ये एक अलग वर्ड है, वैसे ये एक अलग वर्ड है, इसकी मीनिंग वाटर मीन्स पानी, और ये एक अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है समुद्र। किससे मतलब है? सी मीन समुद्र। तो वाटर मीन्स पानी होती है, और वाटर्स जैसे ही करते हैं तो वाटर्स का मतलब चेंज हो जाता है, मतलब इसकी मीनिंग से इसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। वाटर्स मीन्स समुद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? समुद्र। जैसे एक एग्जांपल और आपके सामने लिखूंगा, GOLD, गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना। क्या गोल्ड का प्लूरल हम गोल्ड्स कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा मैटेरियल नाउन है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। अब अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता क्यों नहीं है ना, इसको भी हम नाउन के चैप्टर में, मतलब चल रहा है हमारा नाउन ही, नाउन से पहले थोड़ी बेसिक्स बता रहे हैं, पढ़ाएंगे हम नाउन ही, और नाउन में बताएंगे क्यों नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं होते। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड का गोल्ड्स, मतलब गोल्ड का गोल्ड्स तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्ड्स नाम की चीज इंग्लिश में देखने को मिलेगी ही नहीं, मिलेगी, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। गोल्ड का मतलब गोल्ड, मेडल्स से मतलब हो जाएगा गोल्ड मेडल्स, जो गोल्ड मेडल्स जीतते हैं आप, वही गोल्ड मेडल्स हो जाएगा। ऐसे ही ना हमारे पास क्या है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसके हम प्लूरल करते हैं तो मीनिंग अलग हो जाती है। जैसे हमारे सामने एक और वर्ड आता है वुड। वुड मीन्स लकड़ी। वुड जानते होंगे लकड़ी। क्या वुड को कभी हम वुड्स लिख सकते हैं प्लूरल करके? तो आप फिर बोलेंगे सर वुड को वुड्स प्लूरल नहीं करके लिख सकते। जैसे प्लूरल करते हैं तो एक नया वर्ड ये बन जाता है, एक न्यू वर्ड आ जाते हैं, एक अलग अलग मीनिंग रख लेती है, और ये अलग मीनिंग, मतलब इसकी मीनिंग अलग हो जाएगी और इसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन जंगल। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल नहीं किए जाते हैं। अगर आप उनके प्लूरल कर देंगे तो उनकी मीनिंग उस पहले वाले वर्ड से मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग रख लेगी, यानी कोई एक नया वर्ड हो जाते हैं, उनका वो प्लूरल नहीं होते हैं। तो उसी तरह से हमारा ये अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट का प्लूरल अल्फाबेट्स नहीं होता है। अल्फाबेट एक अलग वर्ड है, अल्फाबेट्स एक अलग वर्ड है जिसकी मीनिंग लैंग्वेज हो जाती है। क्या आप मेरी बातें समझ पाए, या मैं आपको यहां तक समझा पाया या नहीं समझा पाया? चलिए ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं और भी कुछ अलग तरह की बातें। तो यहां तक आप समझ गए लेटर्स और अल्फाबेट में क्या अंतर है। अब जैसे उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तो लेटर को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक नया चीज बनकर आता है जिसे हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द। अब कहेंगे सर ये वर्ड क्या होता है? तो वर्ड लेटर का ग्रुप होता है, यानी कि उसमें लेटर को हम मिलाते हैं, और इनको समझने के लिए हमें इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। कि यानी कि पहला चीज की ग्रुप ऑफ लेटर्स यहां लिखना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब जो लेटर्स का ग्रुप होंगे। और दूसरी चीज प्लस में ये क्या होगा? मीनिंगफुल होगा, मीनिंगफुल होगा।
ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब इसमें ना बहुत सारे लेटर्स होंगे और लेटर का एक ग्रुप होगा और साथ में मिल करके एक अलग मीनिंग बनाते होंगे, मतलब कुछ ना मीनिंग बनाते होंगे, कुछ मीनिंगफुल होते होंगे, उन्हें हम वर्ड कहेंगे। अगर वो मीनिंगफुल ना हो, सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, तो उसे हम वर्ड नहीं कह सकते। अब कहेंगे सर एक एग्जाम्पल से बताइए। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास एक यहाँ पे वर्ड है CAR। क्या ये कोई वर्ड है? आप बोलेंगे सर CAR, ये हुआ कार। क्या हुआ? कार। कार समझते हैं, मीनिंग बना रही होगी। जैसे यहाँ पे कार आप देखे होंगे, मैं बना दे रहा हूं। ये एक कार हो गई, इस टाइप की कुछ दिखती है, तो कार। क्या इसकी कोई मीनिंग बनी? कहेंगे यस सर, बिल्कुल बनी। अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी ऑर्डर को चेंज करूंगा, ARC। मैं पूछूंगा क्या इसकी कोई मीनिंग बनी? आप ये नहीं बोल सकते नहीं बनी, बनी। पूछेगा सर कैसे? आर्क। आर्क नहीं जानते हैं? मैथ्स पढ़ते होंगे, आर्क में चौप लगाते हैं। जैसे कोई सर्कल बनाना होगा तो ऐसे आप एक आर्क लगाते हैं ना, और यहां से लेकर यहां तक को एक आर्क कहते हैं। जैसे ये हो गया A, ये हो गया B, तो बोलेंगे कि आर्क AB। ऐसा मैथ्स पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। तो ये एक आर्क बना, जिससे हिंदी में आप चाप कहते हैं, शायद ऐसे लिखते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो ये आर्क हो गया। तो यानी कि इसकी भी कोई मीनिंग बनी, ऐसा आप नहीं बोल सकते नहीं बनी। हाँ, थोड़ा इसको और चेंज कर लेते हैं, RCA। क्या इसकी कोई मीनिंग बनी? अब कहेंगे सर क्या पता, हो सकता है मीनिंग हो, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। पर आप जाकर डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, अगर इसकी कोई मीनिंग होगी तो आप इससे भी वर्ड कह सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है इसकी कोई मीनिंग नहीं बनी, तो इसलिए वर्ड नहीं है। ये दोनों हमारे वर्ड हैं, लेकिन ये वर्ड नहीं है। तो यानी कि वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल होते हैं, मतलब उनकी कोई मीनिंग होती है। इसकी कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है। तो क्या इसे हम वर्ड कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये CAR कार एक वर्ड हुआ, ARC आर्क एक वर्ड हुआ, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं है। समझ पाए? तो ऐसे ना हमारे जो ग्रामरियंस थे लेटर को आपस में मिलाने लगे और उनकी कुछ मीनिंग भी बनाने लगे। इस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारे वर्ड्स बने, ठीक है। तो वर्ड कैसे बनते हैं, आपको ना थोड़ा सा इसके लिए हमें वर्ड फॉर्मेशन पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आप कहें तो थोड़ा सा उसे भी देख लूं। चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ये एकदम बिल्कुल बेसिक से है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो होंगे ना, वो भी इस बात को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश आपको आ नहीं सकता, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं टाइम भी ना दूं और मैं इंग्लिश सीख भी जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम। किसी भी चीज में जब टाइम देंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। समझ रहे हैं? अब ध्यान से सुनेंगे। वर्ड फॉर्मेशन पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। किस पे? वर्ड फॉर्मेशन। अब ये वर्ड का फॉर्म कैसे होता है, मतलब कैसे इस फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक रूट होता है। क्या होता है? एक रूट। और उस रूट के ठीक पहले कुछ हम ऐड करते हैं, जिसे हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रीफिक्स। और इस रूट के बाद में भी कुछ फिक्स करते हैं, जिसे हम सफिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सफिक्स। अब यहां प्री लिखा है। क्या लिखा है? प्री। इस प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स करना। जो पहले फिक्स करते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। और सफ मीन्स होता है बाद में फिक्स, मतलब जो बाद में फिक्स करते हैं इस रूट के बाद में हैं, उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। और इस प्रकार से जो नया इनके फॉर्म बन करके आते हैं, इनके कॉम्बिनेशन फॉर्म, वो हो जाते हैं हमारे वर्ड। क्या बन जाते हैं? वर्ड। यानी कि वर्ड कैसे बनते हैं? तो वर्ड में एक रूट होगा, रूट के साथ हो सकता है सफिक्स हो सकता है प्रीफिक्स हो सकता है दोनों हो। जैसे ध्यान से सुनेंगे, यहां पे एक वर्ड मैंने लिखा HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। अब इसके पहले मैंने कुछ फिक्स किया। क्या? डिस।
दिस। अब ये बोलेंगे इसे हम प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। क्यों? क्योंकि इस रूट के पहले फिक्स हुआ प्रीफिक्स, और इनके साथ मतलब इन दोनों को जब इनको साथ में मिलाया गया, आपस में जोड़ा गया, तो एक नया वर्ड का फॉर्म हुआ जिसे आप बोलते हैं डिसऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? डिसऑनेस्ट। समझ पाए? ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहां पे एक और वर्ड, जैसे मैं लिख दूं चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स बच्चा, समझते होंगे। और इसके बाद में मैंने कुछ फिक्स कर दिया जिसे हम क्या बोलेंगे? सफिक्स। तो बाद में मैंने फिक्स किया हुड, तो एक नया वर्ड आपके सामने बन करके आया जिसे आप बोलते हैं चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड। ऐसे मैं क्या समझ पाए कि रूट में अगर आप पहले कुछ जोड़ रहे हैं तो उसे प्रीफिक्स कहेंगे, अगर उस रूट के बाद में कुछ ऐड कर रहे हैं तो जिसे आप क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सफिक्स। मतलब जो बाद में फिक्स किए, जो पहले फिक्स किए प्रीफिक्स, जो बाद में फिक्स किए उसे सफिक्स। और ऐसा भी हो सकता है कि एक रूट में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों एक साथ भी आ जाएं। जैसे आपके सामने एक वर्ड मैंने लिखा काउंट, और इसके आप बाद में जोड़ देंगे एबल तो बनेगा काउंटेबल। अगर इसके पहले आपने जोड़ दिया अन तो बना अनकाउंटेबल। देख रहे हैं? तो क्या बना? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। क्या बना? अनकाउंटेबल। और काउंट क्या है? आप बोलेंगे सर ये को वर्ब है। अनकाउंटेबल क्या है? तो बोलेंगे सर ये एक एडजेक्टिव है। यहां से एक बात और आपको सीखने को मिली कि जब भी हम किसी रूट में, क्या बोला हूं, जब भी किसी रूट में क्या करते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स के लगाने से ऐसा भी हो सकता है कि उस रूट की पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो सकती है। मतलब वो वर्ब से एडजेक्टिव बन सकता है, वर्ब से नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव से नाउन बन सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो क्या समझ पाए कि जब कोई रूट होगा उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगाने से उस रूट के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम चेंज भी कर सकते हैं। यहां तक समझ पाए? जैसे एक और एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा, मैनेज प्लस मेंट क्या बनेगा? मैनेजमेंट। क्या बना? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या बना? एक नाउन बना। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये कैसे है इसको हम आगे इस वीडियो में ही देखेंगे कभी, मतलब इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे कि जब वर्ब में क्या क्या जोड़ते हैं, कैसे कैसे, तो क्या क्या बनते हैं, और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है? तो हमारे जो वर्ड हैं इस तरह से फॉर्म होते हैं और इनकी हेल्प से हमें वर्ड याद करने में भी हेल्प मिलती है। तो ये हमारे वर्ड को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वोकैबुलरी के पार्ट से देखें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जो भी हमारे वर्ड बने हैं उनको याद करने का एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं PRS मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? PRS मेथड। बोलिए एक बार और, कौन सा मेथड? PRS मेथड। अब पूछेंगे P मतलब क्या होता है? P मीन्स होता है प्रीफिक्स, यहां दिख रहा होगा यहां, ठीक है? तो P मीन्स प्रीफिक्स, मतलब जो पहले फिक्स हो। R मीन्स समझ गए होंगे रूट, और S का मतलब सफिक्स, मतलब जो बाद में फिक्स हो। और इस मेथड से हम लोग 70 to 80% तक वर्ड लर्न कर सकते हैं। बाकी जो 30 to 20% तक जो वर्ड बचेंगे, इनको याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइंड ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। अब ये माइंड ट्रिक्स क्या होते हैं, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। मतलब उन पे कोई कहानियां हम बनाते हैं, उन कहानियों के माध्यम से उन वर्ड्स को हम तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे वर्ड याद करने में भी इनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आगे इन सारी चीजों को हम कंटिन्यू रखेंगे, आप बस देखते रहिएगा। तो यहां से हम वर्ड फॉर्मेशन सीख गए कि वर्ड कैसे बनते हैं। अब ना थोड़ी सी इस बात को और आगे मैं बढ़ाता हूं इसको मिटाने के बाद। अगर आपको इन्हें नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं। चलिए, अब तो हमारे वर्ड कैसे बनते हैं ये बातें तो आप समझ गए होंगे। हमारे वर्ड ये कैसे बनते हैं यहां तक तो आपने समझ लिए, लेकिन जो हमारे ग्रामरियंस थे वो लोग ये वर्ड बनाने लगे
क्या करने लगे, वर्ड्स बनाने लगे। जैसे हमारे जो ग्रामरियंस थे पुराने टाइम पे, वो वर्ड बनाए यहाँ पे PEN पेन, BOOK बुक, GO गो, COME कम, SLOWLY स्लोली, BUT बट, FOR फॉर, FAST फास्ट, GOOD गुड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनाए हमारे ग्रामरियंस। सब क्या किए, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स वो लोग बनाए। और देखिए कि जितने वर्ड है ना, ये सेंटेंस में जाने के बाद कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे मैं इसी गो की बात करूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो गो क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एक वर्ब हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन इसी सेंटेंस को उन्होंने ऐसा लिख के जब देखा कि गो इज अ वर्ब, गो क्या है, एक वर्ब है, तो क्या इस सेंटेंस में गो ने तो एक अलग ही काम कर दिया, ये एक नाउन का काम कर दिया। इस प्रकार से हमारे ग्रामरियंस क्या किए, वो कहे कि कोई ऐसे भी हैं कि जो सेम वर्ड्स अलग अलग काम कर सकते हैं सेंटेंस में जाने के बाद। यानी कि ऐसे वो डिसाइड नहीं थे कि कौन सा काम कर रहा है, सेंटेंस में जाने के बाद पता होता था कि वो वर्ड क्या काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है या नाउन का। मतलब ये जितने वर्ड हमारे ग्रामरियंस बनाए, ये सभी इनको, ये जितने भी हमारे सामने वर्ड्स बने, इतना ही वो नहीं बने, बहुत सारे वर्ड्स बनाए। तो उन सारे वर्डों को हमारे जो ग्रामरियंस थे ना, वो सेंटेंस में डाल करके यूज करके देखे कि ये सेम वर्ड यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है और यही सेम वर्ड यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो वो सोचे कि इन सभी वर्डों के अलग अलग काम है, लेकिन ये काम ऐसे नहीं डिसाइड हो गए कि ये कौन सा काम करेगा। ये सेंटेंस में जाने के बाद डिसाइड करते थे कि ये वर्ड जो लिखा है पर्टिकुलर वर्ड, ये कौन सा काम कर रहा है, मतलब ये क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन। जैसे मैं आपके सामने एक और लिखूंगा, ही इज फास्ट, वो कैसा है, फास्ट है। फास्ट क्या है यहाँ पे, आप बोलेंगे सर एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ही को क्वालिफाई कर रहा है और ही क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। लेकिन ऐसे मैं लिखूंगा, ही ड्राइव्स हिज कार फास्ट, वो अपने कार को क्या करता है, फास्ट चलाता है। ही ड्राइव्स हिज कार फास्ट, तो फास्ट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ड्राइव्स एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। जिनको इन सारी चीजों को ना हम आगे इसमें देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल में आपको मोटे तौर पे बता दिया गया है कि सेम वर्ड अलग अलग काम कर सकते हैं। तो हमारे ग्रामरियंस देखे कि सेम वर्ड किसी सेंटेंस में जा करके कहीं वर्ब का काम कर रहा है, कहीं नाउन का काम कर रहा है। तो बोले कि जो वर्ड है ना, किसी सेंटेंस में जाने के बाद अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। कोई वर्ड है किसी सेंटेंस में जाने के बाद अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, इसलिए वो बोले कि इनको ना हमें डिवाइड कर देना चाहिए इनके काम के आधार पे कि ये वर्ड, कौन से वर्ड कैसे कैसे काम करते हैं। तो वो बोले कि जो हमारे वर्ड है सेंटेंस में जाने के बाद अलग अलग काम करते हैं, इसको डिवाइड करने के लिए हमारे ग्रामरियंस क्या किए, अब बताएंगे क्या किए। वो ऐसा किए कि इनके लिए एक बॉक्स बनाए। क्या बनाए, एक बॉक्स बनाए। हमारे ग्रामरियंस इन वर्डों के लिए क्या बनाए, एक बॉक्स बनाए। ऐसे एक बॉक्स बनाए ऐसे, और जो वर्ड एक जैसे काम करते थे उसको इस बॉक्स में रख दिए। फिर बाद में ना देखे कि बहुत सारे वर्ड्स बच गए, तो उनके लिए एक और बॉक्स बनाए इसके नीचे ऐसे। फिर जो वर्ड दूसरे टाइप के थे, मतलब जो एक जैसे काम करते थे, उनको इस बॉक्स में रखे। जो दूसरे टाइप के काम करते थे उसको इस बॉक्स में रखे। फिर भी कुछ वर्ड बच गए तो उनके लिए एक अलग से फिर एक नया बॉक्स बना दिए ऐसे। फिर देखे कि जो तीसरे टाइप के जो वर्ड थे, जो अलग तीसरे टाइप के काम कर रहे थे, उनको इसमें रख दिए। तो फिर हमारे जो ग्रामरियंस थे उन्हें लगा कि अभी भी वर्ड बच रहे हैं, उनके लिए क्यों ना एक और बॉक्स बना दूं, तो बना दिए ऐसे फोर्थ बॉक्स। फिर ऐसे ही देखे कि फिर भी कुछ बच रहा है, तो जब तक बचते गए उनके लिए ऐसे बॉक्स वो बनाते गए, और ऐसे ही बॉक्स बनाए। कितने बॉक्स बनाए, टोटल मिला जुला करके वो 7 बनाए। कितने हुआ, 8 बनाए। कितने, 1 2 3 4 5 6, और मैं एक नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ 7 और यहाँ 8। ऐसे वो लोग कितने बॉक्स बनाए, 8। जो एक जैसे काम करते थे इसमें भरे, जो दूसरे जैसे काम करते थे उसको इसमें रखे, जो तीसरे जैसे काम करते थे इसमें रखे, जो चौथे जैसे काम करते थे इसमें, जो 5वें तरह से काम करते थे इसमें, जो 6ठे तरह से काम करते थे इसमें, 7वें और 8वें वाले को इसमें। उसके बाद जितने भी वर्ड थे हमारे इंग्लिश में बने थे
वो सारे वर्ड लगभग 20 लाख माने जाते हैं डिक्शनरी से लगभग में, तो सारे वर्ड आकर के इन 8 भागों में, इन 8 बॉक्सों में बंद हो गए, मतलब सारे वर्ड खत्म हो गए। तो इनके ऊपर एक लेबल चिपका दिए लिख करके कि इस वर्ड को जो पहले वाले बॉक्स में इसको हम नाउन कहेंगे, जो दूसरे वाले बॉक्स में है इन्हें हम प्रोनाउन कहेंगे, जो तीसरे वाले बॉक्स में है उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, इसे वर्ब कहेंगे, इसे एडवर्ब कहेंगे, इसे प्रीपोजिशन कहेंगे, इसे कंजंक्शंस कहेंगे और इसे इंटरजेक्शन कहेंगे। मतलब इस प्रकार से वो लोग 8 बॉक्स में इन सारे वर्ड को डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के आधार पर उन लोगों ने कितने भाग में डिवाइड किया सभी वर्ड को, आप बोलेंगे 8 भाग में। तो यहां से इन 8 भागों में जो इनको वो लोग डिवाइड किए, इन्हें ही आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या, तो आप बोलेंगे कि हमारे ग्रामरियंस लेटर को मिला मिला करके जब वर्ड बनाने लगे, लेटर को मिला मिला क्या करने लगे, वर्ड बनाने लगे, तो उन वर्डों को उनके काम के आधार पे, मतलब सेंटेंस में जाते थे तो कैसा काम कर रहे थे, उनके काम के आधार पे वो लोग उसे 8 भाग में ऐसे डिवाइड कर दिए। उनमें से हर एक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, हर एक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने बने? 8 बने। तो ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। क्या यहाँ तक आप बातें समझ पाए कि नहीं? तो कोई पूछेगा आपसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तो आप बोलेंगे ना कि हमारे ग्रामरियंस वर्ड्स बनाए, लेटर को मिलाकर क्या बनाए, वर्ड्स बनाए और उनको सेंटेंस में डालकर देखे, वो सेंटेंस में जाने के बाद अलग अलग तरीके से काम करते थे अपने काम के आधार पर। उनके काम के आधार पर वो लोग क्या किए, उन्हें 8 भागों में डिवाइड कर दिए, जिनमें से हर एक भाग को आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कोई पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बता लेंगे। क्या बताएंगे कि ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप ऑफ देम इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जितने भी वर्ड होते हैं इंग्लिश के, उनके काम के आधार पर उन्हें 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिनमें से हर एक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तो इतना ही रहने देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अब इस एक टॉपिक को हम उठाएंगे, नाउन को, और इसको हम डिटेल में इसका स्टडी करेंगे कि आखिरकार ये नाउन है क्या, नाउन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जैसे गो देखे थे ना सेंटेंस में, आई गो टू स्कूल में गो क्या बना, वर्ब, और गो इज द वर्ब, इसमें गो क्या बना, एक नाउन। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में सीखेंगे, नाउन टॉपिक को उठाएंगे और हर एक पार्ट को डिटेल में हम देखेंगे। मतलब पूरा एक पार्ट को उठाएंगे और पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, और बेसिक टू कहां तक जाएंगे, एडवांस तक। ठीक है, बेसिक टू एडवांस तक हम लोग जाएंगे हर एक टॉपिक को उठा करके। और जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स होंगे वो भी देख सकते हैं ना, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे तो इसको हाई लेवल के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। यानी कि सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये क्या रहेगा, सुटेबल रहेगा। तो आप इसको देखेंगे और किसी भी एग्जाम में आप बैठ कर देखेंगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आप इसको देखते रहें और कल से हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल से मिलेंगे हम नाउन के साथ और बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल तक। आज के लिए बस इतना ही।